सो वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, आज की ये जो हमारी क्लास है वो फाइनल है। आई मीन कि जो हम लेसन को ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर नंबर 5 साउथ एशिया के बारे में बेसिकली, उसका आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि है पार्ट नंबर 6। ये लेसन बिल्कुल ठीक उसी की कार्बन कॉपी है जो कि इससे पहले हमने किया था। कौन सा? सत्ता के नए केंद्र, चैप्टर नंबर 4। वो वाला जो हमारा लेसन था वो भी 6 पार्ट में हुआ था और ये वाला भी 6 पार्ट के अंदर हुआ है। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ कंट्रीज के बारे में और कुछ संघों के बारे में जाना था, लाइक संघ के आधार पर आप यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जानते हो, यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में जानते हो। उसी तरह आप कंट्रीज की जब बात आती है तो लेटेस्ट जो आपके टॉपिक थे लाइक रशिया हो गया, इंडिया, इजराइल। उसी तरह आपकी जो बुक में गिवन था ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी के बारे में, दक्षिण कोरिया क्या एक उभरता हुआ केंद्र है और साथ ही जापान क्या उभरता हुआ केंद्र है, इन सभी देशों के बारे में जाना। तो इस लेसन में भी तो हमने एक तरीके से उन्हीं चीजों को फॉलो किया कि हमने इंडिया के जो रिलेशन में, आप कह सकते हो जो उनके नेबर है, जो पड़ोसी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, ये सारे के सारे इन कंट्रीज के बारे में हमने साउथ एशिया के बारे में सभी जाना। और आज का जो टॉपिक है वो भी डेडिकेटेड ही है इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों आप देखते हो कि यूरोपीय संघ और आसियान के देशों ने मिलकर अपने एक संघ बनाया, तो ये जो पहल थी वो भारत की तरफ से या भारत के पड़ोसी देशों की तरफ से भी की गई थी, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था सार्क का। तो याद रखना आज का हमारा टॉपिक सार्क का, और सार्क से ही निकला या आप कह सकते हो सार्क की ही पहल थी साफ्टा। तो सार्क एंड साफ्टा दोनों के बारे में हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में, और साथ ही अमेरिका और चाइना का साउथ एशिया के अंदर क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सभी के जो लिंक है इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी कस्टमाइज है, आपको पार्ट वाइज सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं वहां पर भी टेस्ट लेता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी प्रोवाइडेड है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम सार्क के बारे में जानने से पहले कुछ चीज को लेकर सवाल करते हैं। सर कौन सी चीज? जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया को लेकर सवाल। सर सवाल किस चीज का? सवाल है ना, देखिए अक्सर इन देशों के बीच की जो राजनीति है या इन देशों के बीच के जो संबंध है वो थोड़े संवेदनशील है। इस बात का जिक्र हमने इस लेसन को शुरुआत में ही जान लिया था। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इन देशों की राजनीति तय करती है कि आपसी देशों में संबंध किस प्रकार का रहेगा। आजादी के बाद से आप देखते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध रहे हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले रहे, संघर्ष वाले रहे। ऑन द अदर साइड आप देखते हो कि भूटान के साथ सही रहे, नेपाल के साथ सही रहे, बांग्लादेश के साथ थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक रहे हैं। सिर्फ एक देश को छोड़ के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो ठीक ठाक रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम दक्षिण एशिया को लेकर सवाल की बात कर रहे थे कि सवाल कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ, देशों के साथ एक तरीके से भारत को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आप देखोगे कि भारत जो है पूरे दक्षिण एशिया के अंदर 7 देश आते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान जोड़ लोगे 8 आ जाएंगे, म्यांमार जोड़ लोगे 9 हो जाएंगे, तो इनसे ज्यादा नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ओवरऑल सभी कंट्री में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जिसका लैंड, सबसे ज्यादा जिसकी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव, तो वो भारत का ही है, ठीक है, हमारा देश वहां। ये मसले भारत के साथ इसलिए रहे हैं, आप देखोगे कि भारत का आकार बड़ा है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, ठीक है। भारत एक शक्तिशाली देश भी है, नो डाउट, और इसकी वजह से जो छोटे देश है वो ऐसा सोचते हैं कि भारत का इरादा जो है वो शक करना है, मतलब कि भारत निगरानी रखता है अपने पड़ोसी देशों के ऊपर थोड़ा अलग तरीके से, वो ऐसा उनके मन में ये सवाल आते हैं। दूसरी तरफ भारत को भी अक्सर ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसकी वजह से उसका फायदा उठा रहे हैं, कि बड़ा देश है, सहयोग में है, तो व्यापार अच्छे हो रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मसले होते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दौर के हिसाब से, व्यवस्थाओं के आधार पर, ठीक है। तो दोनों साइड से लेकर है, तभी ये टॉपिक है कि दक्षिण एशिया को लेकर सवाल। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता फैले। कहने का मतलब कि अगर राजनीतिक अस्थिरता फैल जाएगी
तो जो लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं इन देशों के अंदर, वो अगर खत्म हो जाती है, उनके जगह कोई दूसरा शासन आ जाता है, तो ये भारत जैसे देश के लिए भी खतरा है। जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में हमने जाना था कि कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन, उसी तरह बांग्लादेश में भी लोकतंत्र और सैन्य शासन। श्रीलंका की समस्या सैन्य शासन की नहीं है बल्कि जातीय संघर्ष की है, चाहे वो सिंगली समुदाय हो या फिर तमिल समुदाय हो। और नेपाल के अंदर सैन्य समस्या ना होकर वहां पर हम बात करते हैं राजतंत्र या फिर लोकतंत्र, ठीक है। इसलिए भारत चाहता है कि भारत नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, कि यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता फैले, जो कि भारी ताकतों को इनको प्रभाव मिलेगा और वो उनके अंडर में आएंगे, जिससे कि भारत देश को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सारे देश जो है वो सीमाओं पर फैले हुए हैं, ठीक है। और छोटे देशों को ये भी लगता है कि भारत जो है वो साउथ एशिया के अंदर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, कि वो एक मोनोपोली कायम करना चाहता है। अक्सर देखिए ये सवाल मन में आ ही जाते हैं कि यार एक देश और उसके नीचे सारे छोटे छोटे देश, तो ये बात बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसे आपने सोवियत संघ के बारे में पढ़ी थी। थे तो उसके अंदर 15, ठीक है, लेकिन इकलौता जो था वो रूस था डोमिनेंट, और रूस हर एक चीज में प्रभुत्वशाली था, इसलिए वो जो सक्सेसर था, जो उत्तराधिकारी था, वो भी वही बनता है। तो ऐसी कुछ संभावनाएं या कुछ बातें जो कि भारत को लेकर की जाती है कि कहीं वो अपना वर्चस्व तो नहीं कायम कर रहा। तो इसलिए बच्चों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हो कि सार्क की शुरुआत की गई थी इन दक्षिण एशिया देशों के अंदर, ठीक है। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था बच्चों, और मैंने अब साउथ एशिया के बारे में बात कर रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन है, क्वेश्चन आंसर में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अगर ये एक एशिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एशिया है, तो एशिया का ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, साउथ एशिया हो गया, ठीक है। तो ये जो साउथ एशिया है इसके अंदर भारत जैसे जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे आ जाएंगे, जैसे ये इंडिया, ये पाकिस्तान, यहाँ पे आप कह सकते हो नेपाल, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ठीक है। तो उसी तरह ये तो एशिया का बिल्कुल ये नॉर्थ साइड होगी, ये ईस्ट साइड होगी और ये वेस्ट साइड होगी, और एशिया बीच में। तो बिल्कुल नॉर्थ में हमारा दक्षिण एशिया पड़ गया, और साउथ और ईस्ट को मिला के, साउथ और ईस्ट को मिला के दक्षिण पूर्व बन गया। क्या बन गया बच्चे, दक्षिण पूर्व। तो जो दक्षिण पूर्व बना, ये वाला जो हिस्सा बना वो आसियान का बन गया। आसियान इसी के तो नाम है, जिसके अंदर आपका बैंकॉक, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सभी देश आगे कंबोडिया वगैरह, ठीक है, 10 देश है टोटल। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, आप बार बार कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से। खैर अब हम बात करते हैं आपके सार्क के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सार्क की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो आपको हिंदी में अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जी हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का नाम है। इंग्लिश में इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, रीजनल मतलब क्षेत्रीय कोऑपरेशन यानी कि संगठन, तो ये सार्क का फुल फॉर्म है। तो इस बात का जरा अच्छे से आप ध्यान रखना, हो सके आपको पहले से भी पता होगी। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेश भी कहते हैं, दक्षेश इसलिए कहा जाता है बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए ये हो गया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, ठीक है। तो ये ऐसे नाम, इसको दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे सार्क बोलिए, आप चाहे दक्षेश बोलिए, आप चाहे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलीजिएगा, घुमा फिरा के बात एक ही जगह आएगी, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और एक राजनीतिक संगठन है। जी हाँ, इसके अंदर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक इस वजह से आ जाती है बच्चों, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, फ्री ट्रेड के बारे में ही पढ़ने वाले। राजनीतिक इस वजह से क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इन देशों की राजनीति ही तय करती है कि इन देशों के बीच में आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए, तो संगठन के सभी देशों की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1.97 अरब यानी कि 197 करोड़, और पूरे विश्व की है 7.5 करोड़, 750 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ के ऑलमोस्ट तो सिर्फ दक्षिण एशिया का पार्ट ले जाता है, क्योंकि मेन चीज तो यही है ना कि भैया भारत इसके अंदर इंक्लूडेड है और पाकिस्तान इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि आप देखोगे कि 150 करोड़ तक तो जो है जो जनसंख्या है वो भारत पाकिस्तान के अंदर ही है। अगर यहाँ पे चाइना भी हो जाता तो ये कितनी हो जाती, ओवरऑल 750 करोड़ में से अगर यहाँ पे चाइना भी दक्षिण एशिया का पार्ट होता तो आप देखोगे कि चाइना की भी है, तो ये हो गया पूरा आपका 300 मतलब यहाँ 340 करोड़ के आसपास।
मतलब 50% पॉपुलेशन सिर्फ 9 देश कवर कर रहे हैं, सिर्फ दक्षिण एशिया के, कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है ही नहीं, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट ही। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना कि संगठन के देशों की जो जनसंख्या है 1.97 अरब देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्र संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि भैया आप 27 कंट्रीज को मिला लीजिएगा, आप 10 कंट्रीज को मिला लीजिएगा, यहाँ पे ईयू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आसियान की बात कर रहे हैं, आप देखोगे कि इन देशों की जो जनसंख्या है और सिर्फ मात्र 8 देशों की जनसंख्या है, तो ये ज्यादा जीत रही है। देख रहे हो इन चीजों के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन चीजों को बनाता है। और स्थापना में आप देखते हो कि 8 दिसंबर 1985 को भारत पाकिस्तान, भारत की दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, नेपाल की काठमांडू, मालदीव की माले, भूटान की थिम्पू, ये सभी देशों की मैंने राजधानी आपके साथ शेयर की है। ये सारे के सारे देश, इन सब ने मिलकर सार्क की स्थापना की थी। ठीक है, तो मुख्यतः तौर पे आपके माइंड में आएगा कि सर सार्क है क्या, अभी तक पता ही नहीं चला। तो बेसिकली देखिए, अप्रैल 2007 में एक कंट्री और इंक्लूड कर ली गई 14वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान थी, पाकिस्तान के जस्ट साइड में। ठीक है, अभी वहां तालिबानी शासन कायम है। सो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा जो बहुस्तरीय साधन है उसमें आपसी सहयोग करने को लेकर दिशा कदम उठाए गए थे कि भैया दोनों देशों के बीच में जो मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं उनका आदान प्रदान होता रहे। लेकिन आप देखोगे कि ये जो सार्क था ना वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों साफ्टा की शुरुआत की गई थी। दुर्भाग्य से विभेदों के कारण यानी मतभेद के कारण इन मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज्यादा सफलताएं नहीं मिल पाई थी। 1985 से लेकर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन एक दौर आया था जब देखने को मिला था कि इन सभी देशों के अंदर जो कि पड़ोसी देश है भारत के या जो सार्क के सभी सदस्य है, तो इन देशों के बीच में फिर शुरुआत हुई थी मुख्यतः तौर पे साफ्टा की। अब साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। अगर इसको हम स्पेलिंग के तौर पे लिखेंगे SAFTA, तो आप देखोगे कि एस फॉर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। देखिए FTA जो है ना, FTA माफ कीजिएगा एक मिनट, मुक्त व्यापार जो था वो आसियान में भी है। ठीक है, वो अलग वाला है, वो कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अलग वाला है, इनके बारे में आपको अभी जानना जरूरी है। ठीक है, वैसे मैंने चैप्टर में जिक्र कर दिया था उसका। तो दक्षिण के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर किए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया, प्रॉमिस किया। मुक्त व्यापार क्षेत्र से यह फायदा होता है कि जो सीमा पर जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इससे आप अपने देश की वस्तु दूसरे देश में भेज सकते हो, दूसरे देश की अपने देश में खरीद सकते हो, और ये जो सीमा बॉर्डर पर लगने वाला जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के सभी देशों से ने सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए, इसी क्षेत्र में शांति और सहयोग के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साफ्टा की शुरुआत की गई थी। सिंपल सी बात है। और 2004 में इन समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए थे, लेकिन प्रभावशाली यानी होता ना कि इन्फ्लुएंस या फिर इंपैक्ट इसका कब पड़ा 2006 के अंदर, जनवरी 2006 में। तो आप कह सकते हो कि इस समझौते का लक्ष्य यही था कि इन देशों के बीच में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि अच्छा खासा संसाधन एक दूसरे देश में पहुंच सके। आप देखोगे दक्षिण एशिया में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जिसे कहते हैं, वो भरपूर मात्रा में है, क्योंकि ये सभी देश कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था से जुड़े हैं और समाजवादी व्यवस्था लोगों के हितों के बारे में बात करती है, जो कि मुख्यतः इनका जो रिसोर्स होता है वो कृषि है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड ज्यादा लोग हैं। सो आप कह सकते हो कि कच्चे माल की जो मौजूदगी है और साथ ही यहाँ पे खनन भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। चाहे भारत के आप राज्य ले लीजिएगा जिसके अंदर उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें बच्चों साफ्टा को लेकर थी। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लेकिन अभी ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता, क्योंकि साफ्टा के बारे में थोड़ा और बताया गया। जैसे कि आप देखोगे मुख्यतः तौर पे कि कुछ देश ये मानते हैं, मतलब दक्षिण एशिया के ही,
कि साफ्टा की ओर को लेकर भारत उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है, अपना राइट्स कायम करना चाहता है, व्यापार वो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, चाहे व्यवसाय उद्यम की मौजूदगी के जरिए इनके समाज और राजनीति पर भी असर डालना चाहता है, मतलब दूसरे देशों पर, ऐसा वो मानते हैं, सोचते हैं या फिर इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। और भारत ये सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा जितने भी इसके अंदर आते हैं, ताकि भैया आप देख रहे हो ना कि आदान प्रदान हो रहा है चीजों का, ठीक है, और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसले में सहयोग ज्यादा बेहतर होंगे। तो सभी देशों के बीच में अगर अच्छा खासा व्यापार होगा तो राजनीतिक मसले भी सुलझेंगे, राजनीतिक मसले सुलझेंगे तो देशों के अंदर आपसी समझौता कायम रहेगा, सहयोग कायम रहेगा, शांति कायम रहेगी, बाहरी खतरों से वो प्रोटेक्ट रह सकेंगे, सुरक्षित रह सकेंगे। कितना सारा बेनिफिट हो सकता है इन चीजों को ध्यान में रखिए तो, अगर थोड़ा आप डीप तरीके से सोचोगे, ठीक है। लेकिन भारत में कुछ लोगों को ये मानते भी है कि भैया साफ्टा को लेकर भारत को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने कुछ कंट्रीज के साथ जो कि साउथ एशिया के ही पार्ट है, दक्षिण एशिया का ही भाग है, उनके साथ द्विपक्षीय समझौते ऑलरेडी कर रखे हैं। फिर चाहे उसके अंदर भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, तो इनके साथ ऑलरेडी भारत का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक भी है, और ऊपर से द्विपक्षीय समझौते यहाँ पर चल भी रहे, जहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान अच्छी खासी मात्रा में होता रहा है और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो जरा इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें बच्चों साफ्टा को लेकर थी, यानी कि मुक्त व्यापार को लेकर थी, और दक्षेश को लेकर थी, ठीक है। दक्षेश जो है दक्षिण एशियाई वाला, तो वो शुरुआत में लाया तो गया था 1985 के अंदर, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका था। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हैं फिर साफ्टा की इन्हीं देशों के बीच में शुरुआत की गई थी मुक्त व्यापार संधि के आधार पर, तो ये थोड़ा बहुत कामयाब भी रहा, ठीक है। तो जरा इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं आपको साफ्टा और सार्क के अलावा चीन और संयुक्त राज्य का जो इंटरेस्ट है साउथ एशिया के अंदर उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहां पे टॉपिक है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, कैसे। देखिए दोनों देश पावरफुल है, दोनों देश पावरफुल है, ये कैपिटलिस्ट है और ये आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट है। ये बिल्कुल रशिया की पॉलिसी के ऊपर चलता है या रशिया इसकी पॉलिसी के ऊपर चलता है, ठीक है। तो जरा इस बात का ध्यान रखना। तो इन देशों का क्या इंटरेस्ट है, तो आप देखोगे कि 10 सालों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए, लेकिन अभी 2-3 सालों 1-2 साल की बात करें तो थोड़े बिगड़े भी है, उससे पहले ठीक ठाक भी हुए थे। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ रही है और अमेरिका की भी रही है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। चीन शुरुआत से ही पाकिस्तान का समर्थक रहा है, तो यह भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाइयों का एक मसला भी रहा है। ऊपर से विकास की जरूरत है और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के 2 सबसे बड़े देश नजदीकी है एक दूसरे के, भारत पाकिस्तान की बात हो रही है। 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। कहने का मतलब आप देखोगे कि माफ कीजिएगा, भारत और चाइना की बात हो रही है, ठीक है, मुंह से थोड़ा निकल गया। तो आप देखोगे कि दोनों देशों के जो है मसले भी ठीक हुए। कहने का मतलब कि जैसे 1978 का मुक्त व्यापार संधि इसकी चाइना की, और धीरे धीरे उसका विश्व व्यापार में इंटरफेयर करना, ठीक है। तो आप देखोगे बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में अपने आप को एंट्रेंस करना, और ऊपर से साथ ही जो भारत है उसने भी 1991 में अपनी जो पॉलिसी थी उसके अंदर भी चेंज लाया, और आर्थिक जो मसले थे यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की सहायता से उसने भी एक तरीके से ओपन मार्केट में अपना पैर रखा था, ठीक है। शीत युद्ध के बाद आप कह सकते हो कि दक्षिण एशिया में अमेरिका भी प्रभाव तेजी से बढ़ा, क्योंकि मोनोपोली के आधार पर वही एक दुर्व्यता विश्व के रूप में बना था, और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर बनाए हैं, और आज के समय आप कह सकते हो कि भारत पाकिस्तान के साथ जो संबंध है अमेरिका के वो काफी अच्छे लेवल के, ठीक है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका भी वह निभा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं है कि भारत को अमेरिका सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं करता, वो दोनों को ही करते हैं। और सेम सिचुएशन चाइना की भी है, वो भी दोनों को करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मसले बीच में उठते रहते हैं भारत के चाइना के साथ सीमा विवाद को लेकर, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखना। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए, उदार नीति अपनाई गई है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी ज्यादा गहरी भी हुई है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर भैया वो अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करते हैं। अपनी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, इवन दक्षिण एशिया के सभी देशों में मौजूद है। तो उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि किस तरीके से चाइना और यूएसए इंडिया के अलावा जो साउथ एशिया के पार्ट है उन सभी में अपना इंटरफेयर रखते हैं, ताकि सभी देशों के साथ वो अपने संबंध अच्छे खासे कायम कर सके, व्यापारिक समझौते को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ताकि इन्वेस्टमेंट के आधार पे उनको भी ज्यादा प्रॉफिट
मिल सके। तो इसलिए अक्सर दक्षिण एशिया एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और इन देशों के ऊपर खासकर ये जो 7-8 कंट्रीज है पूरे विश्व की नजर हमेशा से बनी रहती है। ठीक है, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। एंड होप सो कि बच्चों आपको सार्क एंड साफ्टा के अलावा चाइना अमेरिका का जो इंटरफेयर है, हस्तक्षेप है दक्षिण एशिया के अंदर, वो भी समझ आ चुका होगा। और इन्हीं टॉपिक के साथ बच्चों हमारा कंप्लीट होता है ये लेसन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, टोटल 6 पार्ट के अंदर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप जानते हैं ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स क्विक प्रेप क्लासेस ऐप पर भी रनिंग में है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो कोर्स को ले सकता है, जहां पे लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डाउट क्लासेस सारी इंस्टेंट वहां पर अपलोड कर दी जाती है। एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिक्स्ड टाइमिंग है, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे वहां पे जाइएगा, मात्र 6999 जो कि ऑफर के साथ है। और आने वाले टाइम में ये थोड़ा मे बी कस्टमाइज किया जा सकता है, शायद बढ़ सकता है, घट सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर 5570 से ज्यादा मेंबर ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और ये सोशल मीडिया के हैंडल है, यहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा और कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।